स्वागत है आपका प्रदेश प्लस। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त बड़ी खबर के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। लखनऊ से रवाना होने वाली 3 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। इस वक्त का अहम अपडेट जान लीजिए। लखनऊ से हैदराबाद जाने वाली 6E844 फ्लाइट कैंसिल है। इसके अलावा लखनऊ से मुंबई जाने वाली 6E5318 फ्लाइट कैंसिल है और कोलकाता जाने वाली भी 6E6157 फ्लाइट कैंसिल है। तो 3 फ्लाइट्स जिनको लखनऊ से टेक ऑफ करना था उनको कैंसिल कर दिया गया है। कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद जाने वाली 3 फ्लाइट लखनऊ से कैंसिल कर दी गई हैं। तो यदि आप इन फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सूचना आपके लिए बेहद जरूरी है। शैलेश अरोड़ा से अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता। शैलेश, आखिर क्या वजह है, क्यों इन फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है? देखिए, कारण नहीं बताया गया है, लेकिन जब से दोबारा फ्लाइट का संचालन शुरू हुआ है 25 तारीख से, तभी से क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो यात्री है अभी उनकी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं उनको देखते हुए भी कैंसिल की जा रही हैं। हालांकि ये 3 जो फ्लाइट्स हैं इसके लिए आधिकारिक तौर पर वजह नहीं बताई गई है, लेकिन कारण सूत्रों की माने तो यही है कि यात्रियों की संख्या में कमी की वजह से इन फ्लाइट को कैंसिल किया गया होगा। 3 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, जबकि कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनका आज आवागमन होगा। बहुत जल्द उनकी जानकारी भी जारी की जाएगी एयरपोर्ट की तरफ से। कल की अगर बात करें तो कल भी लगभग 1000 यात्रियों ने यात्रा की है फ्लाइट से लखनऊ आने और जाने वाली, और धीरे धीरे ये संख्या जो है यात्रियों की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है एयरपोर्ट पर। लेकिन फिर भी जो फ्लाइट्स हैं जिनमें यात्री उम्मीद से कम है उनको कैंसिल किया जा रहा है और आज भी 3 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए शैलेश, आगे भी खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि लखनऊ से 3 रूट्स के लिए मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर का रुख हम करने जा रहे हैं, जहां राजधानी लखनऊ में पार्क खुले हैं। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक पार्क खुलेंगे। यह अहम फैसला लिया गया है। हालांकि बिना मास्क के पार्कों में एंट्री नहीं हो सकेगी। गर्भवती महिलाएं, बीमार, बुजुर्ग और बच्चों को एंट्री नहीं होगी पार्क में। शैलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं और कुछ समय के लिए पार्कों को खोला गया है, सुबह और शाम। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जो राजधानी के पार्क हैं इनको खोला गया है, लेकिन इसमें कई एहतियात भी लिए जा रहे हैं। जैसे बुजुर्ग जो लोग हैं उनको इन पार्क में अभी प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पार्क में एंट्री नहीं दी जाएगी। जो लोग पार्क में जाएंगे उनको मास्क लगाना अनिवार्य होगा और इसके अलावा वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन करेंगे। यानी क्योंकि जब वॉक होती है तो उसमें वॉक के लिए जो पाथ बना होता है उस पर जब लोग चलते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि आसपास हो जाते हैं, या 2-4 लोग अगर साथ में घूमने के लिए निकले, वॉक करने निकले, तो वो लोग कई बार एक साथ बातें करते हुए चलते, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप एक घर से भी गए हैं तो भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एक उचित दूरी बनाकर रखनी है और उस उचित दूरी के साथ ही आप पार्क में वॉक कर पाएंगे। तो ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। फिलहाल सुबह और शाम के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित है। सुबह 7 से 10 यानी 3 घंटे के लिए ये पार्क खुलेंगे और शाम को 5 से 7 2 घंटे के लिए ये पार्क खोले जाएंगे। जी हाँ, तो सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे पार्क खोले जाएंगे। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों को और जो लोग बीमार हैं, जिनकी तबीयत खराब है, उनको आने की इजाजत नहीं होगी। अब देखना यह होगा कि क्या लोग पार्क के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख पाते हैं। शुक्रिया शैलेश अहम अपडेट के लिए। और रुक अब अगली अहम खबर का करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अस्पतालों का निरीक्षण करने निकले। इस दौरान उन्होंने गोमती नगर के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं को सीएम ने देखा और संबंधित अधिकारियों से ड्यूटी को लेकर जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूरी जो व्यवस्था थी उसका जायजा लिया, मरीजों से बातचीत की। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ से भी उन्होंने बातचीत की, लोगों से उनका हालचाल जाना। पीएमआरएमएल अस्पताल का जो है निरीक्षण करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आप पहुंचे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, लोगों से भी उनका हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवस्था में कोई खामी ना रह जाए इसके लिए औचक निरीक्षण करते रहे हैं योगी आदित्यनाथ और वो आज आरएमएल अस्पताल पहुंचे। काफी सारे मरीजों की भीड़ वहां पर लगी हुई थी। तो आखिर क्या दिक्कतें उनको हो रही हैं, क्या सभी सुविधा उनको ठीक से मिल पा रही हैं, इस बारे में खुद उन्होंने आमने सामने लोगों से बात की। इसके अलावा पूरे अस्पताल का उन्होंने जायजा लिया, यहाँ की साफ सफाई, यहाँ की व्यवस्था, हर एक चीज को बारीकी से देखा।
और अब अगली अहम खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जो गौतम बुद्ध नगर से आ रही है। यहां पर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नवजात शिशु की तबीयत बिगड़ने के बाद सही समय पर इलाज नहीं होने की वजह से उसकी मौत हो गई। इलाज के लिए बच्चे का पिता एक से दूसरे अस्पताल में भटकता रहा। कहीं पैसे नहीं दे पाने की वजह से अस्पताल में इलाज करने से मना कर दिया गया, तो कहीं एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सेवा नहीं दी गई, और किधर तो यह भी बोला गया कि जहां बच्चे का इलाज नहीं किया जा सकता, साफ दो टूक शब्दों में यह तक कहा गया। इस तरह बच्चे का पिता पूरी रात उसे लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकता रहा। 5 से 6 घंटे तक ऐसे ही वो घूमता रहा। कुछ लोगों की गलती की कीमत इस मासूम बच्चे को अपनी जिंदगी गंवाकर चुकानी पड़ी है। जिलाधिकारी ने अब मामले में जांच के आदेश दिए हैं। और अब एक सियासी खबर का हम रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवासियों पर सियासत जारी है। देखिए, बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके निशाना साधा है। क्या लिखा है ट्वीट में, हम आपको दिखा देते हैं। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद के कारण लाखों प्रवासी श्रमिक अभी भी बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं, जो कि दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जरूरी है कि आरोप प्रत्यारोप छोड़कर इन मजलूमों पर ध्यान दें, ताकि कोरोना की चपेट में फंसकर इन लोगों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने से बच सके। उधर मजदूरों के वापसी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच शुरू हुआ सियासी संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और अब कांग्रेस इस मामले में अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुट गई है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करते हुए कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यूपी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष जारी रखेगा। उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके कहा है कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने संघर्षशील श्रमिक जीवन बिताकर राजनीतिक मुकाम हासिल किया है। 19 मई को यूपी सरकार ने जिस दुर्भावना के साथ उन्हें जेल में डाला, वो दिखाता है कि विपक्ष के सकारात्मक सेवा भाव को यूपी सरकार की तरफ से ठुकराया और दबाया जा रहा है। लेकिन अजय कुमार लल्लू नहीं झुकेंगे और कांग्रेस पार्टी का काम नहीं रुकेगा। तो एक तरफ महाराष्ट्र में संकट है, तो दूसरी तरफ यूपी में सियासत देखी जा रही है। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर जो बैठकों का दौर चल रहा है, एक तरह से सियासी संकट का माहौल महाराष्ट्र में बना हुआ है कि क्या जो मौजूदा उद्धव सरकार है वो टिकेगी, नहीं टिकेगी, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर कोई नया समीकरण बनकर उभरेगा, कांग्रेस सरकार में रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बहुत सारे सवाल हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सियासत चल रही है। और अगली बड़ी खबर आ रही है रायबरेली से, जहां पर 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना मरीज। जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 69 जा पहुंची है। एक्टिव मरीजों की संख्या 19 है और रेड जोन से एक कदम दूर है ये जगह। रायबरेली में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह कि अब ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार कोरोना के पेशेंट सामने आने लगे हैं। जिले में कुल मिलाकर अब 69 संख्या जा पहुंची है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, और ग्रामीण क्षेत्रों से जो ये मामले सामने आ रहे हैं वो इस वक्त बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट हम रायबरेली से आपको दे रहे हैं, जहां पर 2 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। जौनपुर प्लास्टिक पाइप गोदाम में आग लगने की खबर है। मामला रामपुर बाजार में थाने से ठीक सामने एक मशीनरी की दुकान के पाइप गोदाम में आग लग गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस भीषण आग को देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग को विकराल होने से बचाने के लिए लोग खुद ही पाइप लेकर आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए। मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को भी दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घटना में लाखों रुपए के पाइप जलने का अनुमान है। ये गोडाउन है पाइप्स का, जिसमें आग लग गई। हालांकि लोगों की मदद से इस आग को बुझाया गया। लगातार पानी की बौछारें की गई, लेकिन बताया यह जा रहा है कि काफी नुकसान इस दौरान हुआ है।
बड़ी संख्या में जो पाइप्स यहाँ पर स्टोर किए गए थे वो जल गए। अगली खबर भी जौनपुर से ही है। यहाँ के जलालपुर थाना क्षेत्र के हीरापुर जमालपुर गांव में एक तरफा प्रेम में पागल एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। जलालपुर थाना क्षेत्र के नेवादा गांव निवासी हरिकंचन अपनी भाभी लक्ष्मी की छोटी बहन सोनी से एक तरफा प्रेम करता था और उसी से शादी करना चाहता था। सोनी शादी के लिए राजी नहीं थी और उसने शादी से इनकार किया, जिससे ये युवक इतना नाराज हो गया कि मंगलवार रात करीब 12 बजे कुल्हाड़ी लेकर वो सोनी के पास पहुंचा और बगल में छोटी बहन नीलम सो रही थी और उसने सोनी पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरे घर में इस घटना के बाद मातम पसरा है। उधर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील होने से लंबा जाम देखने को मिल रहा है। सुबह से बॉर्डर पार करके गाजियाबाद आने वाले लोग जाम में इस वक्त फंसे हुए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में सिर्फ उन्हें ही एंट्री की इजाजत दी जा रही है जिनके पास आधिकारिक पास है। 2 दिन पहले दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील होने के आदेश जारी हुए थे और उसके बाद सड़कों पर किस प्रकार उसका असर हुआ ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लंबा जाम यहाँ पर लग गया। बिना पास के लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है। जिनके पास आधिकारिक पास है उन्हीं को अंदर आने दिया जा रहा है। कल से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील है और देखिए गाड़ियों की कितनी लंबी कतार सड़क पर लग गई है। काफी लंबा जाम यहां देखने को मिला। एंट्री सिर्फ उन लोगों की जिनके पास आधिकारिक पास है। उधर शामली में जिला बदर गो तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी उसके परिजनों ने ही हमला कर डाला। हमले के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई और उन पर पथराव की भी किया गया। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस पार्टी पर हमले और पथराव में 2 दारोगा समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए शामली के जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल एक पुलिसकर्मी को डॉक्टर ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस पार्टी पर हमला और पथराव की सूचना मिलते ही आनन फानन में जिले के तमाम पुलिस अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मुख्य आरोपी समेत 30 लोगों को हिरासत में लिया गया। उधर रायबरेली में पेपरमिंट का तेल बनाने वाली फैक्ट्री में हादसा हो गया। टंकी में जोरदार धमाके की वजह से फैक्ट्री में काम करने वाले 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया यह जा रहा है कि टंकी से तेल निकालते वक्त ये ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद लोग घायल हो गए। इटावा में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से कासगंज जा रही एक बोलेरो कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसकी वजह से कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में मां और 2 बेटे शामिल थे। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग लड़की की शादी के लिए अपने पैतृक गाँव कासगंज जा रहे थे। हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हुई। अगली खबर गाजीपुर से है। यहां बिजली विभाग के वर्कशॉप में अचानक भीषण आग लग गई। शहर के रौजा इलाके में पावर कॉर्पोरेशन के वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वर्कशॉप में लगी आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 नंबर की लाइन शुरू करने के दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काफी देर से पहुंची, जिसकी वजह से विद्युत विभाग को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं मौजूदा समय में रोजा उपकेंद्र से बिजली सप्लाई ठप पड़ी है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली विभाग की वर्कशॉप में आग लगी, जिससे बड़ा नुकसान बिजली विभाग का हुआ है। हालांकि गनीमत रही इस हादसे में किसी की जान नहीं गई।
और अब बात उन टिड्डियों की करने जा रहे हैं हम जो पाकिस्तान से आकर यूपी में घुसपैठ कर चुकी हैं। लिहाजा किसान बेहद खौफजदा हैं। वो चिंतित हैं कि अब उनकी फसल का क्या होगा, क्योंकि किसानों की साल भर की मेहनत टिड्डी पल भर में खराब कर देती हैं। झांसी में फुल वॉल्यूम में बज रहा ये कोई जश्न का गीत नहीं है, बल्कि खौफ की धुन है। बजाने का मकसद खौफ से बचना और दूर भगाना है अपने दुश्मनों को। अब आप ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर वो कौन से दुश्मन हैं जिनसे जंग जीतने की कवायद डीजे से चल रही है। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये दुश्मन जमीन के नहीं बल्कि हवा के हैं और इनकी तादाद लाखों में है। इन दुश्मनों की खासियत यह है कि ये इंसानों पर हमला नहीं करते, बल्कि उसकी मेहनत को मिनटों में चट कर जाते हैं। तो चलिए इस संगीत की धुन के बीच आपका सामना उन दुश्मनों से भी करा देते हैं जो हवा में अपनी फौज के साथ झांसी की सरजमी पर खतरे का सबब बन गए। पाकिस्तान से आने वाले इन टिड्डियों का दल राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से होता हुआ उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ। लोगों की पेशानी पर बल पड़े तो प्रशासन भी सक्रिय हुआ और उसने इन दुश्मनों को खत्म करने और भगाने का रास्ता सुझाया। डीजे प्रशासन के कहे के मुताबिक किसानों ने संगीतज्ञ बनने का फैसला किया और साज लगा दिए। ये सूचना थी कि जो टिड्डियों का पूरा दल है वो यहाँ से गुजरने की इसकी संभावना थी। इसकी तैयारियों की समुचित पूरी हमारे यहाँ की गई। जो डीजे सिस्टम है और लोगों को जागरूक करने की जो तरीका है कि किस तरीके से टिड्डियाँ भाग सकती हैं अपने खेतों में थाली बजाने से, उसके साथ साथ में डीजे से लगाने से, तो वो टिड्डियाँ जो हैं वहाँ से निकल सकती हैं और जो नुकसान है वो कम से कम हो सकता है। तो इसमें लोगों को जागरूक रहने की तत्काल आवश्यकता है। सिर्फ झांसी ही नहीं, फिक्रमंद इन्हें लेकर आगरा भी नजर आया। आगरा की मुसीबत यह है कि वो पहले से कोरोना की त्रासदी झेल रहा। ऐसे में टिड्डियों का हमला उसके लिए बड़ी मुसीबत लेकर आता। इससे पहले टिड्डियों के आने की आशंका में कृषि विभाग ने पूरी तैयारी कर ली थी। 205 ट्रैक्टरों के जरिए दवा के छिड़काव की व्यवस्था कर ली थी। हालांकि गनीमत यह रही कि आगरा में टिड्डियों का यह दल कोई तबाही मचाता, उससे पहले ही इन सभी ने मध्य प्रदेश का रुख कर लिया। कोरोना संकट काल में किसान पहले से ही परेशान है और ऐसे में किसानों की जो नई चिंता है वो है टिड्डियों से कैसे अपनी फसलों का बचाव किया जाए। दरअसल पाकिस्तान से टिड्डियों के कई सारे दल ने हिंदुस्तान में प्रवेश कर लिया है। 2 ऐसे ग्रुप इस समय आगरा से बाहर होते हुए निकल गए हैं, जिससे आगरा के किसान की फसलों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि हवा का रुख बदल गया। जिसमें एक जो दल था वो इस समय झांसी पहुंच चुका है और दूसरा जो ग्रुप बताया जा रहा है वो मुरैना के आसपास बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसी हवाएं चली जिससे जो टिड्डियों का दल है वो हवा के रुख के साथ ही आगरा में प्रवेश ना करते हुए बाहर निकल गया। लेकिन अभी चिंता काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि तीसरा जो दल है इस समय वो करौली ज़िले के हिंडौन कस्बे में इस समय टिड्डियों का दल है और अब वो आगरा की ओर बढ़ रहा है। और अगर हवाओं ने अपना रुख नहीं बदला तो आगरा में टिड्डियों का दल प्रवेश कर जाएगा। और ऐसे में किसानों को सबसे बड़ी चिंता ये है कि खेतों में जो फसलें खड़ी हुई हैं कहीं उसको नुकसान ना पहुंचा दे। टिड्डियों से एक बड़े खतरे की आशंका में उत्तर प्रदेश के लिए नई चुनौतियां थी, लेकिन इनका रास्ता बदल जाने से किसानों के चेहरे पर राहत दिखाई दे रही है। बस अब कोई गड़बड़ ना हो जिससे इनकी वापसी हो, तो बड़े नुकसान से उत्तर प्रदेश बच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। शासन ने 2 दिन बढ़ाई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि और अब 28 मई की रात 12 बजे तक जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा में पास होने वाले 1,46,060 अभ्यर्थियों में करीब 10,000 अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों को आवेदन का एक और मौका दिया है। शासन ने मोबाइल नंबर में संशोधन का कल रात से ही मौका दिया था और इस वजह से बहुत से अभ्यर्थी इतने कम समय में आवेदन नहीं कर पाए थे।
वहीं औरैया हादसे में शवों के साथ घायलों को बैठाने का मामला, जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई है कार्रवाई रिपोर्ट। यूपी सरकार और औरैया प्रशासन ने यह रिपोर्ट दाखिल की है। सरकार प्रशासन ने बताया कि उचित कदम उठाए गए। सरकार प्रशासन के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नजर आया। हाईकोर्ट ने दाखिल जनहित याचिका निस्तारित की। हाईकोर्ट ने आगे कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के वकील कमल कृष्ण राय ने दाखिल की थी अर्जी, और इस अर्जी में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और भविष्य के लिए ठोस नीति बनाए जाने की मांग की गई थी। साखी अदालत ने यह भी कहा कि नीति बनाने के लिए पहले राज्य सरकार और दूसरे जिम्मेदार लोगों से संपर्क किया जाए। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसी के आधार पर यह जनहित याचिका दाखिल की गई थी। उधर मेरठ में एक प्राइवेट लैब पर इल्जाम लगा है कोरोना की जांच को भटकाने का। लैब पर इल्जाम लगा है कि कोरोना के आंकड़े को ज्यादा दिखाया गया है, और अब जब सच्चाई का खुलासा हुआ तो अब ये लैब फंसती नजर आ रही है। आखिर रिपोर्ट गलत देकर कौन सी वाहवाही लूटने की फिराक में थे ये लैब वाले, सवाल के जवाब के बीच अब इस पर डीएम ने कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी है। कोरोना की जांच में बड़ा खेल, गुरुग्राम की लैब में गड़बड़ झाला। लैब की जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव, दोबारा टेस्ट में निगेटिव मिले मरीज। दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेने वाले खतरनाक वायरस कोरोना के मामले अब भारत में भी 1.5 लाख तक पहुंच चुके हैं, जिसकी काट ढूंढने में दुनिया के कई देश लगातार जुटे हुए हैं। कोरोना की दवा जब मिलेगी तब मिलेगी। फिलहाल इस वायरस से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है टेस्ट। लेकिन अब कोरोना जांच से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला मेरठ से आया है, जहां कोरोना की गलत जांच के 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 मामले सामने आए। मेरठ में कोरोना के सैंपल गुरुग्राम के इसी निजी लैब में जांच के लिए भेजे जाते थे, और इस लैब ने 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट में 8 लोगों के सैंपल पॉजिटिव होने की पुष्टि की थी। लेकिन इन्हीं लोगों की जब मेरठ के मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी लैब में दोबारा जांच की गई तो 6 लोगों के सैंपल निगेटिव पाए गए। देखिए, जनपद मेरठ में अभी तक जो है कुल 376 हमारे पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें लगभग 223 को हम लोग जो है ठीक करके डिस्चार्ज कर चुके हैं। पिछले 3 दिन में जो है कुछ प्राइवेट लैब के द्वारा जो रिपोर्ट आई थी, विदिन 48 आवर्स स्वास्थ्य विभाग ने उनको दोबारा से मेडिकल कॉलेज से जांच कराया था। इनमें 8 में से 6 जो है पहले पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव आई हैं। इसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने शासन को और मुझे रिपोर्ट दी थी, जिसको हम लोगों ने शासन को भेज दिया है, और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गुरुग्राम के मॉडर्न लैब का बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। इस लैब ने कोरोना के कई संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच किए और जांच में कई की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद मेरठ स्वास्थ्य महकमे को कुछ शक हुआ तो इनके 8 पॉजिटिव मरीजों के सैंपल मेडिकल कॉलेज में दोबारा चेक कराए गए, जिनमें से 6 पॉजिटिव मरीजों के सैंपल निगेटिव आए हैं, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और इसकी लिखित तौर पर स्वास्थ्य महकमे ने जिला अधिकारी अनिल ढींगरा से शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद जिला अधिकारी अनिल ढींगरा ने उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी लिखित में शिकायत की, और उनका कहना है कि शासन के द्वारा जो भी आदेश आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में बागपत रोड पर गुरुग्राम की इस लैब की एक शाखा है, जहां कोविड-19 की जांच के लिए हर मरीज से 4800 रुपए लिए जाते हैं। इस पैथोलॉजी कंपनी में अब तक कोरोना के 1253 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। लेकिन यहां गड़बड़ी का शक तब हुआ जब कुछ दिन पहले एक महिला के सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें महिला की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई, जबकि इसी लैब ने महिला की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव बताया था। लेकिन अब कोरोना रिपोर्ट में गड़बड़ी के नए मामले सामने आने के बाद मेरठ के डीएम ने लैब का लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्राइवेट लैब को ये सोचना चाहिए कि उनकी एक गलत रिपोर्ट किसी परिवार के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।
बदइंतजामी भी एक बीमारी की तरह हमारी व्यवस्था में पसरी हुई है और अनदेखी ये मर्ज दोगुना कर देती है। ऐसी ही एक मर्ज से जूझ रहा है कानपुर देहात में गरीब परिवार जो खेतों में रहने को मजबूर है। महीने भर से ज्यादा वक्त से पूरा मामला क्या है समझिए इस रिपोर्ट में कि कैसे ये परिवार खेतों में पड़ा हुआ है, 1 महीना होने को जा रहा है। जिंदगी भला ऐसे कितने दिन काटी जा सकती है? 1 हफ्ता या बमुश्किल 2 हफ्ता, लेकिन इस परिवार की जिंदगी ऐसे ही 40 दिन से कट रही है। जानवरों का खौफ, कीड़े मकोड़ों का खौफ, सांप बिच्छू का खौफ, लेकिन नहीं, एक अहम ने इन्हें उठाकर खेत में फेंक दिया है और ये परिवार यहीं से फरियाद लगा रहा है, गुहार लगा रहा है इंसाफ की। ये पूरा मामला है कानपुर देहात में पुवाया बंडा थाने के पडरिया दलीलपुर गांव का, जहां गांव के रहने वाले पल्लर और उसकी पत्नी का पड़ोस में रहने वाले भंगड़ी से विवाद हुआ। पड़ोसी ने परिवार को गालियां दी तो पति पत्नी ने थाने का रुख किया। तारीख थी 9 मई और 15 मई, लेकिन इस मसले में सियासत ने अपनी पहले ही दखल दे दी। फिर तो पुलिस भी कुछ करने से रही। बताया जा रहा है कि स्थानीय भाजपा नेता ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया। इसके बाद से पुलिस खामोश बैठ गई। पड़ोसियों से विवाद हुआ तो पल्लर और उसकी बीवी ने विरोध किया। विरोध का भुगतान लाठी डंडों की मार सहने के साथ ही खेत में रहकर चुकाना पड़ रहा है। परिवार ने डायल 112 की मदद मांगी। पुलिस आई भी, सब कुछ सुना, फिर चुप्पी के साथ चली गई। परिवार बीते 40 दिनों से खेत में रहने को मजबूर है, वो भी अपनी जान बचाने की खातिर। पैसा देके निपट लेते हैं राजू सिंह, हमारे कोई सुनवाई नहीं करते। बाबूजी हम क्या करें, जब कहते हैं तो पुलिस वाले फटकार देते साहब जी, पुलिस वाले रुकने नहीं हमको देते, हमारी कोई मदद नहीं करते। हम लोग 40 दिन ट्रेन पड़े हैं भूखे प्यासे। खेत में रहते हुए खाने पीने का भी ठिकाना नहीं रहा। बच्चों की हालत अलग खराब हो रही है, बीमार पड़ गए हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है। जिस नेता का नाम इस पूरे मामले में उछल रहा है वो राजू सिंह बताया जा रहा। और हमने एप्लीकेशन दिया, कुछ हमारी कुछ मदद नहीं होती है। जो हम लोग एक बार 100 नंबर लगाया, भाई गाड़ी यहाँ पर आई, यहाँ पर वो गाड़ी चली गई, हमारी कुछ मदद नहीं। फिर हम लोग यहाँ पड़े, बच्चा हमारे बहुत प्रयासन मरे जा रहे हैं। 2 बच्चा बाबूजी हमारे वहाँ अस्पताल में पड़े हुए हैं, वे बहुत बीमार हैं, उनकी इलाज चल रही है। इस पूरे मामले में भारतीय किसान यूनियन भी शामिल हो गया है। मामले की जानकारी जिला अध्यक्ष को हुई तो उन्होंने कार्रवाई की मांग की। इसके बाद थाने से सिपाहियों को भेजकर आरोपी पड़ोसी को पकड़ लिया गया, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने पहले तो इस मामले की जानकारी होने से ही मना किया। फिर जब दबाव बढ़ा तो बाप बेटे का मामला बताना शुरू कर दिया। घटना है, इसमें पिता और पुत्र के बीच में आपसी मारपीट की है। मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और पीड़ित पक्ष और उसके उभय पक्षों के बीच में जो कार्रवाई होगी वो की जाए। जो भी हो, बाप बेटे का ही मामला सही, लेकिन अगर किसी को खुले में खेत में रहकर अपनी जिंदगी काटनी पड़ रही हो, वो भी 40 डिग्री से ऊपर के पारे के दौर में, तो ये मसला कानून व्यवस्था से बड़ा इंसानियत का हो जाता है और दोनों को देखना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।